नमस्ते दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे मॉक टेस्ट थर्ड को और ये हमारा फाइनल मॉक टेस्ट होने वाला है। आप अगर हमारा मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 और मॉक टेस्ट 3 लगा लेंगे तो आपका लगभग कंप्यूटर का एक बार में पूरा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इन तीनों ही वीडियोज़ में अपने सारे के सारे क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी क्लियर किया हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे इसमें भी हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को भी देखेंगे कि भाई एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना ही जरूरी नहीं है, हमें उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो में कोई समस्या लगे तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से मुझे आपकी समस्याएं समझ में आ जाती हैं, इससे कि क्या हो कि आगे वाली वीडियोस में उन्हें दूर किया जा सके। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, डैश विंडोज़ का वह वर्जन है जिसमें स्टार्ट बटन स्क्रीन पर नहीं दिया गया था। विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10। तो क्या बोला गया है, जिसमें स्टार्ट बटन स्क्रीन पर नहीं था। तो दोस्तों ये केवल एक ही वर्जन ऐसा हुआ है जहां पर स्टार्ट बटन स्क्रीन पर नहीं दिया गया हुआ था, जो था हमारे कहाँ पर, स्लाइड पर। अगर हम देखें तो वो स्लाइडर पर था, मतलब अगर हम चाहें तो स्लाइड करा सकते थे, और वो था हमारा विंडोज़ 8। तो इसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ कि विंडोज़ 8 को टच सर्फेस के लिए बनाया गया था, इसलिए यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं दिया था। तो चलिए अब देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो अगला, डैश माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के साथ रिलेशन माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन को जोड़ती है। MS एक्सेस, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, कठिन क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और किसका, माइक्रोसॉफ्ट का। तो दोस्तों हम सभी माइक्रोसॉफ्ट के केवल एक ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से परिचित हैं, और वो है हमारा MS एक्सेस। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात क्या है कि यहाँ जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन चारों में केवल एक ही ऐसा है जो डेटाबेस मैनेजमेंट को दिखाता है, और वो है MS एक्सेस। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पहला। तो बाकी की जो भाषा लिखी गई है वो केवल गैर जरूरी है और हमें केवल कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। तो आपको इसी तरह क्वेश्चंस मिलेंगे कल, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आराम से आप पेपर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो निम्न में से किस डेटा प्रकार का प्रयोग MS एक्सेस फील्ड में लॉन्ग टेक्स्ट को लिखते हैं, कैरेक्टर, शॉर्ट, मेमो और अटैचमेंट। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि MS एक्सेस की फील्ड है। तो अगर हम देखें तो यहाँ जितने भी दिए गए हैं, जैसे कैरेक्टर है, शॉर्ट है, मेमो है और अटैचमेंट, ये सभी एक्सेस फील्ड है, मतलब अलग तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या, लॉन्ग टेक्स्ट को। तो दोस्तों लॉन्ग टेक्स्ट को लिखने की जो फील्ड है, मतलब जहाँ पर हम लंबा टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो होती है मेमो। याद रखिएगा, आपके MS एक्सेस का ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा C, मेमो। तो अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में NTFS का पूर्ण रूप क्या है। तो NTFS अगर हम बात करें तो यह एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों इस चीज़ को याद रखना है कि वास्तविकता में, रियलिटी में क्या है, एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसा FAT है और जैसे NTFS है, जैसे HDFS है, जैसे VFS है, जैसे NFS है, बहुत सारे हैं। जैसे HDFS एक पेपर में पूछा गया था। HDFS का मतलब था हैडूप फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, हैडूप फाइल सिस्टम, ठीक है। HDFS, हाँ, हैडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, HDFS, एग्जैक्ट यही था। तो अब NTFS का मतलब क्या होता है, तो NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो देखिए ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया गया है हमारा ऑप्शन बी में। किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया गया है, और यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। अब मेरी तरफ से आपको एक सवाल है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि NTFS जो है वो किसका डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब विंडोज़ के वह वर्जन जहां पर NTFS का प्रयोग किया जाता है। आप जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए अब देखेंगे हमारे छठवें क्वेश्चन को। तो हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल में लाई जाने वाली लॉजिक सर्किट है माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, IC और वैक्यूम ट्यूब। तो दो महत्वपूर्ण टर्म है, एक दूसरी पीढ़ी और तीसरा लॉजिक सर्किट। तो दूसरी पीढ़ी के बारे में बात की जाए और लॉजिक सर्किट के बारे में बात की जाए तो ये दोनों टर्म केवल एक ही चीज़ पर फिक्स हो रहे हैं, और वो है हमारा ट्रांजिस्टर। क्या है, ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, ट्रांजिस्टर। क्या हो जाएगा, बी, ट्रांजिस्टर। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, L1, L2, L3 का संबंध है रैम से, हार्ड डिस्क से,
प्रिंटर से और कैश मेमोरी से। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि CPU और रैम के मध्य कार्य करने वाली मेमोरी कैश मेमोरी कहलाती है। ध्यान रखिए, CPU और रैम के मध्य कार्य करने वाली मेमोरी क्या कहलाती है? कैश मेमोरी कहलाती है। और कैश मेमोरी की अगर हम बात करें एट प्रेजेंट केवल 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, जिसे हम L1, L2 और L3 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L1, L2 और L3 से। अब यहाँ से क्वेश्चन ये तो पूछा है कि L1, L2, L3 का संबंध किससे है? तो सीधी सी बात है, संबंध हो जाएगा कैश मेमोरी से। अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन है CD, रोम, हार्ड डिस्क और SSD। तो सवाल क्या है? द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और क्या है? उदाहरण नहीं। तो CD अगर हम देखें तो ऑप्टिकल डिस्क है, और ऑप्टिकल डिस्क होने की वजह से सेकेंडरी मेमोरी होगी। रोम रीड ओनली मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है, और ये प्राइमरी मेमोरी है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी हो नहीं सकती। और यही तो पूछा हुआ है कि सेकेंडरी मेमोरी नहीं हो। अगर सेकेंडरी मेमोरी नहीं है तो सीधी सी बात है क्या होगी? प्राइमरी मेमोरी होगी। ठीक है ना? आप समझ रहे होंगे कि अगर सेकेंडरी मेमोरी नहीं है तो कौन सी होनी चाहिए? प्राइमरी मेमोरी होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं बाकी ऑप्शन। हार्ड डिस्क और SSD दोनों ही सेकेंडरी हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा रोम। तो चलिए अगला देखेंगे। CPU सेकेंडरी मेमोरी से जानकारी कैसे पढ़ता है? डायरेक्ट एक्सेस, रैम के माध्यम से, हार्ड डिस्क के माध्यम से और फ्लॉपी के माध्यम से। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल से अगर हम देखें तो चित्र देखें और उससे समझ सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारा CPU है, ये हमारा क्या है? CPU होता है। और CPU से जुड़ी होती है हमारी क्या? अगर हम देखें तो CPU से जुड़ी होती है हमारी क्या? रैम। क्या जुड़ती है? रैम जुड़ती है। अगर हम देखें तो ये क्या है? रैम हो जाती है। और इस रैम से जुड़ी होगी हमारी क्या? हार्ड डिस्क। क्या जुड़ी होगी? हार्ड डिस्क जुड़ी होगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा? हमारी क्या है? ये हमारे क्या है? ये हमारा क्या है? CPU है। क्या हो जाएगा? CP और U, ये हमारा CPU हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आपका रैम। तो हम सभी जानते हैं कि जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क वास्तविकता में क्या है? एक सेकेंडरी मेमोरी है। और ये अगर देखा जाए तो ये CPU मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी से किस तरह जुड़ा हुआ है? तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी है, तो ये जुड़ा हुआ हमारा रैम के माध्यम से, और रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? B, रैम के माध्यम से। याद रखिएगा कि जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं ये सभी प्राइमरी मेमोरी की मदद से ही एक्सेस की जाती हैं, और यही वजह है कि इनका नाम सेकेंडरी मेमोरी है। यही वजह है कि इनका नाम क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो लॉजिक समझिए, सेकेंडरी मेमोरी का नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया सेकेंडरी। एक्चुअली ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी की सहायता से इस्तेमाल में लाई जाती हैं, इसलिए सेकेंडरी कहलाती हैं। तो आपको हर क्वेश्चन का लॉजिक पकड़ में आना चाहिए। सिर्फ आंसर याद करने का कोई लॉजिक मतलब नहीं होता, आप उसके लॉजिक को पिक कीजिए, तो आसान सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग मोबाइल के साथ साथ पर्सनल कंप्यूटर के लिए भी किया जाता है। विंडोज़, एंड्रॉयड, मैकओएस और यूनिक्स। तो सवाल क्या है? एक OS, पहला तो क्या है? OS के बारे में बात की गई है, फिर मोबाइल और PC दोनों में। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एंड्रॉयड केवल मोबाइल फ़ोन के लिए बना हुआ है, मैकओएस केवल PC के लिए बना हुआ है, और यूनिक्स बनाता नेटवर्क या फिर सर्वर के लिए, मतलब ये भी कंप्यूटर्स में ही इस्तेमाल होता है। तो बचा क्या? विंडोज़ एकमात्र, जो दिए गए ऑप्शन हैं इनमें एकमात्र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल के साथ साथ किस में काम करता है? पर्सनल कंप्यूटर में काम करता है। तो विंडोज़ आधारित काफ़ी सारे फ़ोन्स आए थे जो थे, हमारी ल्यूमिया सीरीज आई हुई थी जो कि विंडोज़ पर आधारित थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विंडोज़, क्योंकि विंडोज़ एकमात्र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके मोबाइल के साथ साथ हमारे PC में भी वर्क करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डैश वह तकनीक है जिसका प्रयोग प्रकाश के माध्यम से किसी भी उत्पाद के बारे में जानकारी को सिस्टम में इनपुट कराया जाता है। तो सवाल को हम फिर से पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बायोमेट्रिक, USB, OCR और BCR। तो अब सवाल क्या बोला हुआ है? डैश वह तकनीक है जिसका प्रयोग प्रकाश के माध्यम से किसी भी उत्पाद जानकारी सिस्टम में इनपुट। तो यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रकाश के माध्यम से, तो बायोमेट्रिक, USB, OCR और BCR में हम जानते हैं कि बायोमेट्रिक, OCR, BCR प्रकाश पर काम करती हैं, USB प्रकाश पर काम नहीं करती, तो ये तो बाहर हो गई। अब क्या हुआ? उत्पाद के बारे में जानकारी। तो बायोमेट्रिक का इस्तेमाल उत्पाद के लिए नहीं होता, ये एक्सेस के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक्सेस कंट्रोल के लिए। तो अगर कभी भी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात की जाए तो आंसर आप हो जाएगा बायोमेट्रिक। तो उत्पाद की जानकारी तो नहीं जलती। अब अच्छा OCR और BCR। तो OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। तो यदि हम क्या करते हैं कि एक ऐसा
स्कैनर जिसकी मदद से हम किसी भी इमेज से टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं उसे OCR कहते हैं। अगर हम सबसे आसान भाषा में बात करें तो एक ऐसा स्कैनर जो इमेज से टेक्स्ट को पढ़ने में सक्षम है। मेरी बात मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कई बार सेम यही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इमेज से टेक्स्ट को पढ़ने में सक्षम होता है उसे क्या बोलते हैं, OCR कहते हैं। और जबकि यहाँ पर क्या है, इस तरह की बात नहीं की जा रही। फिर आता है BCR। तो BCR का मतलब बार कोड रीडर, मतलब या फिर दूसरा नाम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड रीडर। तो UPC BCR का ही दूसरा अन्य नाम है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाए BCR। तो अगर हम किसी भी उत्पाद के बारे में जानकारी को रीड करना चाहते हैं तो हम बार कोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम स्कैन कर लेते हैं जिससे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर आंसर है D। चलिए, तो अगला है डैश को सुपर फ्लॉपी के नाम से भी प्रचारित किया गया था। जिप डिस्क, रैम, मैग्नेटिक स्ट्रिप और स्मार्ट कार्ड। तो दोस्तों ये एक्चुअली कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सीधा सीधा सा फैक्ट है। तो एक टाइम जब मैग्नेटिक डिस्क काफ़ी प्रचलन में आ गई थी तो मैग्नेटिक डिस्क, जैसे हम फ्लॉपी के बारे में बात करें तो उसकी कैपेसिटी काफ़ी कम थी। तो इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया, लगभग 100 से 180 MB तक लेकर आया गया और इसे एक नए नाम से लॉन्च किया था, वो था जिप डिस्क। इसीलिए अब इस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए से हम क्या बोलते हैं, सुपर फ्लॉपी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है जिप डिस्क। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बायोस सेटअप पासवर्ड को हटाने का इनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। मतलब अगर आपने बायोस की सेटिंग करी तब आपने पासवर्ड डाल दिया था और आप इस सेटअप को पासवर्ड को हटाना चाहते हैं। नंबर 1, मदरबोर्ड सीमोस पासवर्ड जंपर सेटिंग को बदलना, विंडोज़ कंट्रोल पैनल से पासवर्ड को हटाया जाना, बायोस को अपडेट करना और बायोस चिप को बदलना। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो पहले हम नीचे से चलते हैं। बायोस चिप को बदलना मतलब क्या है, आप पूरा बायोस ही हटा रहे हैं तो पासवर्ड तो हटेगा नहीं, इससे आप बायोस ही हट जाएगा। तो पहले डी तो आंसर है नहीं है। फिर है बायोस को अपडेट करना। तो बायोस को अपडेट करने से पासवर्ड नहीं हटते। जैसे अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट कर लो तो क्या आपका पासवर्ड हट जाएगा, नहीं हटेगा। तो ये भी आंसर नहीं है। फिर है विंडोज़ कंट्रोल पैनल से पासवर्ड को हटाया जाना। तो देखो दोस्तों, होता क्या कि विंडोज़ का जो कंट्रोल पैनल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम के पासवर्ड को हटा सकता है, एडमिन पासवर्ड को हटा सकता है, लेकिन ये हमारे बायोस को पासवर्ड को नहीं हटाएगा। तो बचा क्या, तो अब मदरबोर्ड पर जो सीमोस लगा होता है इसमें जंपर लगे होते हैं। जंपर पे पोजीशन होती है 1 2 3। तो 1 2 कनेक्शन होता है या 2 3 कनेक्शन होता है। तो अगर इसके कनेक्शन को चेंज कर दें तो पासवर्ड रीसेट हो जाता है। ये काफ़ी पुराना तरीका हुआ करता था पासवर्ड रीसेट करने का। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, मदरबोर्ड सीमोस पासवर्ड जंपर सेटिंग को बदलना। तो मैंने आपको बता दिया कि बाकी के 3 ऑप्शंस क्यों नहीं है। मैं आपको एक्चुअल हर क्वेश्चन का एक लॉजिक समझा रहा हूँ जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो याद रखना कि जब भी बायोस पासवर्ड को चेंज करना है तो विंडोज सेटिंग से नहीं बदला जा सकता या फिर बायोस को अपडेट करने से नहीं बदला जा सकता। वो बदला जा सकता है केवल और केवल किससे, मदरबोर्ड के सीमोस जंपर सेटिंग को हटाकर। तो जंपर आप सभी जानते होंगे क्या होता है। चलिए अगला, डैश सर्वाधिक इस्तेमाल में लाई जाने वाली मेमोरी है जिसका प्रयोग मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट व नोटबुक में डेटा को भंडारित करने तथा तेज़ी से एक्सेस करने के लिए होता है। तो दोस्तों अगर इस सवाल को हम पढ़ें तो क्या है, मेमोरी है, कहाँ इस्तेमाल हो रही है, मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट व नोटबुक में डाटा को भंडारित करना और तेज़ी से एक्सेस करना। तो ये की पॉइंट है, CD रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और EEP रोम। तो दोस्तों ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सवाल क्या है, मोबाइल में इस्तेमाल होती है, लैपटॉप में इस्तेमाल होती है, टैबलेट और नोटबुक पर, तो मोबाइल उठा लेते हैं, ठीक है। अब CD रोम का इस्तेमाल क्या मोबाइल में होता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा, ना टैबलेट में देखा है, तो CD रोम आंसर तो नहीं होगा। अगला, तो मोबाइल में हार्ड डिस्क लगी होती है, तो भाई मोबाइल में हार्ड डिस्क नहीं लगी होती, तो ये भी आंसर नहीं है। अब मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट में डाटा को तेज़ी से एक्सेस करने के लिए पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है, तो हाँ पेन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेन ड्राइव तेज़ी से डेटा एक्सेस नहीं करता, तो ये भी आंसर नहीं है। तो अब आंसर बचा क्या, EEP रोम। तो कभी भी अगर आ जाए कि मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में व नोटबुक में डेटा को तेज़ी से एक्सेस करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो आप बेधड़क आंसर लगाएंगे EEP रोम। क्या लगाएंगे, EEP रोम लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बायोमेट्रिक प्रणाली में वैध उपयोगकर्ता के इनरोलमेंट के पंजीकरण के बाद जब उसकी पहचान के दावे की पुष्टि के लिए नया बायोमेट्रिक नमूना आता है तो इसकी तुलना नामांकित उपयोगकर्ता के डेटाबेस में उपलब्ध नमूने से की जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पैटर्न मैचिंग, पैटर्न क्लासिफिकेशन, पैटर्न प्रिडिक्शन और पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। तो दोस्तों मैं समझा देता हूँ बायोमेट्रिक कैसे काम करती है। तो आप सभी अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और फ़ोन में अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर ही यूज़ कर रहे होंगे। तो मैं इसी प्रक्रिया को उदाहरण लेता हूँ। तो जब आपने फ़ोन ख़रीदा था और आपने जब बायोमेट्रिक पासवर्ड लगाया, अपना फिंगरप्रिंट पासवर्ड लगाया, तो सबसे पहले क्या करा, आपने उंगली से अपने फिंगरप्रिंट को इसमें स्कैन कर दिया। अब ये फिंगरप्रिंट आपका जो सैंपल है वो सेव हो जाता है और जब भी आप अगली बार अपने फ़ोन को खोलने के लिए अब
टच करते हो तो ये वाला सैंपल भी आ जाता है। तो पहले दिन जो आपने सेव किया था और आज जो फ़ोन खोलने के लिए आप स्कैन को टच करते हो, ये वाला सैंपल दोनों को मैच कराया जाता है। जब दोनों मैच हो जाते हैं मतलब आप ऑथराइज्ड हो जाते हो तो पासवर्ड अनलॉक हो जाता है, सिंपल सा है। तो पहले एक क्या होता है, एक सैंपल हमेशा परमानेंट सेव रहता है और एक टेम्परेरी आता है जो हम छूते हैं। तो अब यही बात बोली गई है। तो जब हम दोनों नमूनों को लेकर आते हैं, दोनों नमूने क्या होती हैं, मैचिंग होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, पैटर्न मैचिंग। याद रखिए बायोमेट्रिक ऐसे ही काम करता है। एक ओल्ड नमूना होता है, एक ओल्ड सैंपल होता है, एक नया सैंपल होता है और दोनों सैंपल्स की क्या की जाएगी, हमेशा मैचिंग। ये बायोमेट्रिक में नहीं, डीएनए में भी की जाती है या फिर बाकी जगहों पर भी इसी तरह से वेरिफिकेशन किया जाता है। जब भी ऑथेंटिकेशन का जिक्र आ जाए यही टर्म इस्तेमाल में लाया जाएगा कि हमेशा ओल्ड सैंपल को न्यू सैंपल के साथ मैच कराएंगे। अगर मैच हो जाता है पैटर्न तो आप सही हो, ऑथेंटिकेट हो, अन्यथा नहीं हो। चलिए अगला देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट वीडियो फाइल के लिए वैध नहीं है, AVI, MPEG, HEVC और JPG। तो सवाल क्या बोला हुआ, वीडियो फाइल के लिए। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इमेज का है, ना कि वीडियो का। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला हम बात करेंगे, डैश पहुंच नियंत्रण प्रणाली का एक उदाहरण है, मतलब एक्सेस करने के लिए, मतलब इनमें से किसका इस्तेमाल एज अ पासवर्ड किया जा सकता है। जब भी नियंत्रण प्रणाली एज एक्सेस के बारे में बात की जाए, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम इंग्लिश में बात की जाए तो वाईफाई, हॉटस्पॉट, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन और इंटरनेट। तो चारों में से किसका इस्तेमाल पासवर्ड के तौर पर किया जा सकता है, ये याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, लोग नहीं समझा पाते इसको। तो यहाँ पर क्या है, पहुंच नियंत्रण प्रणाली मतलब एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, मतलब एक्सेस मतलब कौन सा जो पासवर्ड के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब लोगों की पहचान करेगा, ऑथेंटिकेशन करेगा। तो वाईफाई का इस्तेमाल नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए करते हैं, तो वो तो आंसर है नहीं। इसी प्रकार हॉटस्पॉट भी क्या करता है, एक्सेस पॉइंट कनेक्शन बनाता है, तो ये भी नहीं है। इंटरनेट भी नहीं है, तो होता है वॉइस रिकॉग्निशन, केवल आवाज़ ही है जो हमारा क्या होता है, पासवर्ड की तरह काम कर सकती है इन चारों में से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए अगला क्या है, एक ऐसी तकनीक है जो यूजर्स को धोखे से उस लिंक पर क्लिक करवाती है जिससे वे क्लिक करने का इरादा नहीं रखते। स्नूपिंग, फिशिंग, स्पैमिंग और क्लिक जैकिंग। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो प्रॉपर डेडिकेटेड बना रखी है जिसमें मैंने पूरी की पूरी स्नूपिंग, फिशिंग, स्पैमिंग को एक्सप्लेन किया हुआ था क्वेश्चंस के माध्यम से। अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको आई बटन पर शो हो रही होगी, वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो अब देखेंगे क्या कि आप क्लिक नहीं करना चाह रहे लेकिन गलत जगह पर आपसे क्लिक करवाएंगे। तो अगर आप देखो तो कोई वेबसाइट आप खोलते तो कई सारे ऐड दिखाई देते हैं और लिखा होता है डाउनलोड क्लिक, और आप गलती से वहाँ क्लिक कर देते हैं, जिससे आप क्या हो जाता है, ऐड वाला पेज खोल लेते हैं। तो यहाँ पर मतलब आपको धोखा दे रहे हैं कि भाई यहाँ क्लिक करना है, फिर वहाँ क्लिक नहीं करना। ये चीज़ कहलाती है क्लिक जैकिंग, मतलब आपको जैक कर लिया और जैक करके क्या करवा रहे हैं, क्लिक करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं क्लिक जैकिंग। याद रखिएगा, तो आपको जैक लगाकर जबरदस्ती क्लिक करवाना ही क्या है, क्लिक जैकिंग है। चलिए अगला क्या है, निम्न में से कौन सी तकनीक लेज़र प्रिंटर में उपयोग में लाई जाती है, बबल जेट, थर्मल, पीजो इलेक्ट्रिक और ड्रम। तो सवाल क्या है, लेज़र प्रिंटर। तो सवाल तकनीक जो लेज़र प्रिंटर में उपयोग में लाई जाती है, तो बबल जेट है, थर्मल और पीजो इलेक्ट्रिक, ये तीनों ही हमारी इंकजेट की तकनीक है। तो हमारा बचा ड्रम। तो लेज़र प्रिंटर में इस्तेमाल किया जाता है ड्रम का। क्या इस्तेमाल होता है, ड्रम का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ड्रम। क्या आंसर हो जाएगा, ड्रम हमारा आंसर है। ओके, तो जब भी कोई व्यक्ति पूछे आप बता पाएंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ड्रम। चलिए अगला, डैश डॉक्यूमेंट के प्रतीक्षा समय को कम कर देता है, प्रिंटर पूलिंग, प्रिंटर शेयरिंग, अतिरिक्त ड्राइवर और प्रिंटर पोर्ट। तो अब ये बोला गया है कि क्या हो कि कोई भी डॉक्यूमेंट क्या हो, कम समय तक वेट करे, तो हम क्या करें। तो इसका इस्तेमाल नॉर्मली जो टर्म है ये अधूरा है, ये क्वेश्चन आना चाहिए था नेटवर्क में। तो नेटवर्क में हम क्या करते हैं, एक टर्म इस्तेमाल करते हैं और प्रिंटर पूलिंग। अगर नेटवर्क में प्रिंटर शेयर किया गया है और शेयर किया गया है तो बहुत सारे लोग एक ही प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे होंगे और इस वजह से क्या होगा कि बहुत टाइम लग जाएगा आपको प्रिंट करने में। तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ करते हैं प्रिंटर पूलिंग, जिससे क्या हो कि आपका एक ही प्रिंटर नेटवर्क में शेयर हो जाए और कम समय में सबको प्रिंट आउट मिल जाए। क्या होता है कि सारी की सारी प्रिंट एक ही जगह पर इकट्ठा होती हैं, अलग अलग लोग यूज़ नहीं करते। मतलब एक बफर एरिया बना देते हैं जहां पर सबकी प्रिंट की कमांड सेव होती हैं। तो ये टर्म कहलाता है प्रिंटर पूलिंग। तो आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो अभी आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, सेम यही क्वेश्चन रिपीट होगा, किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा। अगला, यूनिक्स में डैश का प्रयोग करने पर सभी फाइल व फोल्डर की सूची को प्रदर्शित करते हैं, एट्रीब्यूट, एलएस और लिस्ट। तो यूनिक्स हम सभी जानते हैं कि क्या है, CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस है, और यहाँ सभी फाइल और फोल्डर की सूची प्रदर्शित करना है तो यहाँ इस्तेमाल करते हैं LS कमांड। क्या इस्तेमाल करते हैं, LS। सेम यही यूनिक्स लाइनक्स में भी होता है। अगला,
डैश वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका प्रयोग बिल प्रिंट करने तथा पैरोल में उपयोगी है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा हुआ है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका प्रयोग बिल प्रिंट करने और पैरोल में होता है? तो दोस्तों सिंपल सी डेफिनेशन है और वह बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ एक ही तरीके के कार्यों को बार बार करना होता है वहाँ हम उन्हें बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग ओएस। और बिल प्रिंट करना और पैरोल बनाना सेम वही काम है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए। सेम यही क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है। अगला, कंप्यूटर नेटवर्क के परिप्रेक्ष्य में वीपीएन की विशेषता नहीं है। तो पहले तो दोस्तों वीपीएन होता क्या है? तो वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब एक आभासी निजी नेटवर्क। अब क्या विशेषता नहीं है? इसका पूर्ण रूप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, बिल्कुल है। इसका प्रयोग यूजर्स के द्वारा अपनी गतिविधियों को निगरानी से बचाने के लिए किया जाता है। ये ऑथेंटिक यूज़ है। अगर कोई व्यक्ति पूछे कि वीपीएन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो ये मत बोल देना कि वीपीएन का इस्तेमाल हम अनऑथराइज्ड वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए करते हैं। हम कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका यूज़ होता है यूज़र अपनी एक्टिविटी को ट्रैक होने से रोकना चाहता है। जब भी सवाल आए तो पहला ऑप्शन क्या लगाओगे? एक्टिविटी को ट्रैक होने से रोकने के लिए। क्या लगाओगे? एक्टिविटी को ट्रैक होने से रोकने के लिए। तो चलिए ये भी सही है। तीसरा, इसका प्रयोग इंटरनेट की गति को बढ़ाने के लिए होता है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वीपीएन का इस्तेमाल नेट की स्पीड बढ़ाने के लिए करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। इसका प्रयोग करने से स्पीड कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है। और यह निजी नेटवर्क का प्रकार, ये बात भी सही है। तो यहाँ यही तो पूछा कौन सी विशेषता नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रिंटर से तीव्रतर होते हैं तो संचार कैसे प्राप्त होता है? तो अब बोला गया है कि कंप्यूटर जो है प्रिंटर से तेजी से काम कर रहे हैं, तो अब क्या करें? तो यदि कंप्यूटर तेज है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो सिंपल प्रिंटर पोर्ट को सुधार कर कुछ नहीं होने वाला। तो जब भी अगर आ जाए कि कंप्यूटर प्रिंटर से तेज, इवन आजकल तो यही होता है कि जितने भी प्रिंटर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि अपने साथ एक बफर एरिया निर्माण करते हैं, मतलब सारी की सारी कमांड उस बफर में रखते हैं और उस बफर को इस्तेमाल करता है प्रिंटर। बफर को कौन इस्तेमाल करता है? प्रिंटर। तो जितनी भी कमांड्स हम प्रिंटर को देते हैं एक्चुअली वो कहाँ चली जाती हैं? प्रिंट बफर में चली जाती हैं, या फिर इसे बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं? स्पूल, SPOOL, स्पूल। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो याद रखिए, बाकी का प्रिंटर निर्माण प्रक्रियाएं परिवर्तन करके नया प्रिंटर खरीद कर तो तेज होने संचार थोड़ी होगा, हम बफर के माध्यम से। और इवन आप याद रखना कि जब भी किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस सीपीयू के साथ में कम्युनिकेट करता है तो आजकल वो कम्युनिकेट करता है बफर के माध्यम से ही। चलिए अगला देखेंगे। निम्न में से किसका प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर की गति को मापने के लिए किया जा सकता है? तो पर्सनल कंप्यूटर की गति नापनी है, तो पर्सनल कंप्यूटर की गति, ध्यान रखिए पर्सनल कंप्यूटर की गति, सवाल क्या है? गति। तो पर्सनल कंप्यूटर गति मापने की इकाई MIPS। अब MIPS का पूरा नाम क्या होता है जल्दी से आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। इसके अलावा फ्लॉप्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अगर आपको पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। तो इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत ढूंढना है। यह क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट एक्चुअली क्लाइंट सर्वर मॉडल पर ही आधारित होता है। दूसरा, यह दुनिया भर के अधिकतर नेटवर्कों के संयोजनों से निर्मित है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट को क्या कहा जाता है? नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। तो जब ये नेटवर्कों का नेटवर्क है तो दूसरे स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, वर्ल्ड वाइड वेब इस पर आधारित एक सुविधा है। तो ये बात भी उतनी ही सत्य है। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। तो गलत कौन सा हो जाएगा? डी। तो दुनिया भर की सरकारों द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित किया जाता है। तो इंटरनेट पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, सरकार केवल आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने का कार्य करती है। लेकिन अगर हम बात करें कि इंटरनेट को कंट्रोल करती है तो आंसर हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर डी गलत है। अगला, वेब ब्राउज़र है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। वेब पेज को ओपन करने के लिए आवश्यक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इंटरनेट पर जानकारी को ढूंढने वाला प्रोग्राम है। दुनिया का पहला ब्राउज़र आर्ची है। तो वेब ब्राउज़र के बारे में बात की गई है। तो वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो गारंटी ये आंसर तो नहीं है। अगला, वेब पेज को ओपन करने के लिए आवश्यक एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो ये हो सकता है लेकिन बाकी सारे पढ़े बिना हम नहीं लगाएंगे। इंटरनेट पर जानकारी को ढूंढने वाले प्रोग्राम, तो वेब ब्राउज़र जो होते हैं इंटरनेट पर जानकारी ढूंढते नहीं हैं, वेब पेज को खोलने में मदद करते हैं। और दुनिया का पहला ब्राउज़र आर्ची है, जो तो पूर्णतः गलत है। अब कौन सा है आपको मुझे बताना है। तो यहाँ मैंने बताया था कि बी सही हो सकता है, तो चारों गलत है। तो यहाँ पर मतलब बाकी दो गलत हैं, तो ये सही कन्फर्म है। चलिए अगला देखेंगे हमारा 28वां क्वेश्चन। तो क्या है? डैश वह फाइल एक्सटेंशन है जिसका प्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तौर पर होता है। तो पहला क्या है? फाइल एक्सटेंशन है। और क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटेबल। कैसे होते हैं? एग्जीक्यूटेबल होते हैं। तो सवाल एक्चुअली ये है कि निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए इस्तेमाल होता है? तो .doc डॉक्यूमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, .exe एग्जीक्यूटेबल के लिए इस्तेमाल होता है, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल के लिए होता है, और टेक्स्ट मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए होता है, और टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के लिए होगा। तो exe इस्तेमाल होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल।
तो जब भी आ जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तौर पर हो जाएगा EXE। अगला, डैश प्रणाली का मुख्य उद्देश्य CPU, ग्राफिक्स कार्ड इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों से गर्मी को आसपास की हवा में मिश्रित करना है। SMPS, CPU हीट सिंक, CPU एयर कंडीशनर और रैम। तो दोस्तों क्या बोला गया है कि इनमें से किसका प्रयोग कंप्यूटर में जो गर्मी होती है उसको कम करने में करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के कूलिंग सिस्टम के मुख्य कंपोनेंट क्या होते हैं। पहला होता है कूलिंग एग्जॉस्ट फैन, दूसरा होता है हीट सिंक और तीसरा होता है थर्मल ग्रीस। तो यहाँ पर एग्जॉस्ट तो दिया नहीं गया, यहाँ क्या दिया, हीट सिंक दिया हुआ है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मेटलिक स्ट्रक्चर होता है जो तापमान को कम कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हार्ड डिस्क में किसी भी फाइल तक पहुंचने में लगा समय है। डिस्क एक्सेस टाइम, सीक टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। तो हार्ड डिस्क में किसी भी फाइल तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे बोलते हैं डिस्क एक्सेस टाइम। याद रखिएगा, हार्ड डिस्क में किसी भी फाइल तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है, डिस्क एक्सेस टाइम कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, डिस्क एक्सेस टाइम। अब सीक टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम क्या है, इसे आप जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो मैं कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा। चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा अगला क्या है, कंप्यूटर में हाइबरनेट ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने, कंप्यूटर में कार्य ना हो रहा हो तो ऊर्जा की बचत करने, कंप्यूटर में डेटा को सेव करने और ये सभी। तो हाइबरनेट जो ऑप्शंस होता है ये हमारा पावर सेविंग मोड है। क्या है, पावर सेविंग मोड है, मतलब पावर को बचाना है। तो चारों ऑप्शंस में से पावर बचाने की बात किस में की गई है, डी में की गई है, तो वही हमारा आंसर है। तो कभी कभी क्या होता है, आप ज़्यादा सोचोगे तभी गलत करोगे। सिंपल सा क्या है, हाइबरनेट पावर सेविंग मोड है, तो पावर सेविंग की बात जहाँ की गई वही हमारा आंसर है, तो बी हमारा आंसर हो गया। अगला, निम्न में से कौन इंटरनेट के माध्यम से व्यापार को परिभाषित करने के लिए सही शब्द है। तो क्या देखा, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार, केवल इतने वर्ड पकड़ो। तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वैश्वीकृत कंप्यूटर नेटवर्क जो विभिन्न प्रकार की सूचना और संचार सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए परस्पर जुड़े नेटवर्क शामिल होते हैं और डेस्क के रूप में जाना जाता है। तो पहला क्या है, एक वैश्वीकृत कंप्यूटर नेटवर्क, बस इतना सा। तो एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो ऑप्शन पढ़ें, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, इंटरनेट और पेज। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस का नाम है, नेटवर्क नहीं होता, तो ये तो आंसर है नहीं है। तो आंसर है हमारा सी, जो कि मैंने बताया था, इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। तो यही आंसर होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डैश कमांड का प्रयोग करने पर प्रयोक्ता यह जान पाता है कि इसके द्वारा हाल ही में किन वेब पेज को ओपन किया गया है। ओपेरा, हिस्ट्री, FTP और ईमेल। तो उन्होंने बोला कि इन चारों में से किसका इस्तेमाल करके हमें ये पता लग जाएगा कि भी हाल ही में हमने कौन कौन सी वेबसाइटें खोली थी। तो इसका अगर हम देखें तो ब्राउज़र में अगर हम अपनी प्राचीन हिस्ट्री को मतलब पुरानी फाइलों को देखना चाहते हैं हमने कौन कौन से वेब पेजेस खोले थे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हिस्ट्री। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा बी, हिस्ट्री। चलिए दोस्तों अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। तो डैश वह स्टैंडर्ड है जिसका प्रयोग नेटवर्क में कंप्यूटर को रिमोटली ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। ICMP, टेलनेट, ईमेल और डाउनलोडिंग। तो दोस्तों ICMP का पूरा नाम होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नेटवर्किंग टूल करते हैं एरर मैसेज भेजने के लिए। इसको पॉइंट याद कर लेना, ये पेपर में कई बार आता है कि नेटवर्किंग टूल मतलब राउटर, हब, स्विच, जब भी एरर मैसेज भेजते हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ICMP। टेलनेट का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर को रिमोटली ऑपरेट करने के लिए। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। और डाउनलोडिंग होती है क्या, किसी भी सर्वर से क्या करना है, अपने खुद की कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करना। ये चीज़ क्या कहलाती है, डाउनलोडिंग। तो यहाँ सर्वर से क्लाइंट में फाइल का ट्रांसफ़र होना डाउनलोडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा टेलनेट। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। MS एक्सेल में किसी सेल के मान को संशोधित करने की कुंजी संयोजन है। तो सेल एडिट करना है तो F1, F2, F3 और F4। तो सेल एडिट करने की शॉर्टकट की होती है सिंपल सी F2। कौन सी होती है, F2 होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। MS पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ नीचे जाने की कुंजी संयोजन है डाउन एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, शिफ्ट प्लस डाउन एरो और अल्ट प्लस डाउन एरो। तो दोस्तों अगर हम MS पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो MS पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए डाउन एरो तो इस्तेमाल हो नहीं सकता। तो वहाँ इस्तेमाल होता है कंट्रोल प्लस डाउन एरो। किसका इस्तेमाल होता है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। तो चार ऑप्शन में से कौन सा है, तो हमें यहाँ बी दिखाई दे रहा है, तो वही हमारा आंसर है। तो अब देखेंगे हमारा अगला, निम्नलिखित में से क्या एक कॉलम चार्ट की एक मान्य श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर क्या वर्ड है, एक कॉलम चार्ट इंपॉर्टेंट है और श्रेणी नहीं है। तो अगर हम बात करें कॉलम चार्ट में, तो कॉलम चार्ट में स्टॉक चार्ट
होती है। तो स्टॉक चार्ट एक इंडिविजुअल चार्ट है, वो कॉलम चार्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्लस्टर चार्ट, स्टैक चार्ट और 3D चार्ट कॉलम चार्ट का हिस्सा होती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा स्टॉक। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चार्ट में स्वचालित रूप से अद्यतनित शीर्षक प्राप्त करने के लिए आप MS एक्सेल में सीट पर किसी भी सेल में चार्ट का शीर्षक डैश सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ऐड, कनेक्ट, लिंक और अटैच। तो क्या बोला हुआ है, चार्ट में स्वचालित रूप से अद्यतनित शीर्षक, अद्यतनित शीर्षक मतलब अपडेटेड करना है। तो हम चाहते हैं कि अपने आप क्या हो जाए, एक शीर्षक अपडेट हो जाए। ध्यान रखिएगा, आप क्या कर रहे हैं कि चार्ट में जो शीर्षक है, जो टाइटल है, क्या हो जाए, अपने आप अपडेट हो जाए। तो अपने आप अपडेट होने के लिए क्या है कि आप उसमें क्या कर दें, एक लिंक डाल दें। क्या डाल दें, लिंक। तो यहाँ पर ऐड, कनेक्ट और अटैच तीनों ही वर्ड सही नहीं है, क्योंकि हम अपडेट करना चाह रहे हैं और अपडेट करने के लिए क्या जरूरी है कि लिंक हमेशा बनी रहे। तो अगर आप एक्सेल कभी पढ़ेंगे मुझसे तो वहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ कि लिंक का क्या लॉजिक होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लिंक। चलिए अगला देखेंगे, डैश का प्रयोग MS एक्सेल में किसी भी सेल में लिखी गई सामग्री को देखने के लिए करते हैं। ग्रिड लाइंस, फॉर्मूला बार, टास्क बार और हेडिंग। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है कि MS एक्सेल के सेल में लिखा हुआ कंटेंट कहाँ दिखाई देता है। तो MS एक्सेल के सेल में लिखा हुआ कंटेंट देखने के लिए हम सिंपली इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार के कितने हिस्से होते हैं ये आप मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो यहाँ तो आंसर इस क्वेश्चन का है बी। तो अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड 2003 में निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट पिक्चर में उपलब्ध नहीं है। होस्ट, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट। तो दोस्तों इंसर्ट पिक्चर कराई तो पिक्चर के साथ वर्ड आर्ट इंसर्ट हो सकती है, क्लिप आर्ट इंसर्ट हो सकती है, चार्ट, लेकिन होस्ट का संबंध कभी भी MS वर्ड से होता ही नहीं है। तो यहाँ पर एग्जिस्ट क्या 3 क्या 7 क्या 10, तो यहाँ पर यही है ए। कभी कभी हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिक से जल्दी हो जाते हैं बनस्पत दिमाग लगाने से, तो आप लॉजिक का जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर क्या होस्ट वर्ड का संबंध नेटवर्किंग से है, उसका संबंध कहीं से भी MS वर्ड से नहीं है। तो कैसे हो जाएगा, तो चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड में नीचे दी गई कमांड का प्रयोग होता है। तो आपको एक आइकन दिखाई दे रहा है, तो ये आइकन किसका, ये एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इसलिए ध्यान रखिए। अब ये आइकन आपको पहचानना है। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शंस कहाँ हैं, ये दिए गए, वाटरमार्क, पेज कलर, इमेज और टेक्स्ट। तो दोस्तों चारों में से अगर हम देखें, दोबारा आइकन देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखो तो क्या है, आपको पीछे एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। तो वो पीछे वो लिखा हुआ टेक्स्ट या इमेज क्या कहलाती है, वाटरमार्क, ना कि वो पेज कलर, इमेज या टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, वाटरमार्क। तो जिन लोगों ने चलाया होगा वो आसानी से पहचान सकते हैं। तो यहाँ ए। अगला, राम ने पेपर आकार को अनुकूलित किया है जिससे वह लेआउट टैब पेज सेटअप की सहायता से देख सकता है। प्रीव्यू, प्रिंट, अदर डॉक्यूमेंट और इंसर्ट। अब क्या हुआ है कि लेआउट टैब में जाकर हम पेज सेटअप में गए और हमने पेपर को अनुकूलित किया। पेपर को हमने क्या कर दिया, अनुकूलित, पेपर के आकार को चेंज किया। अब ये चेंज में जो चेंज है उसे हम कहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी आपके डायलॉग बॉक्स होते हैं वहाँ पर क्या, जैसे पेज सेटअप के रिलेटेड जो डायलॉग बॉक्स है, वहाँ अगर आप पेपर साइज में या फॉर्मेटिंग में किसी भी चेंज को करते हो तो वहाँ पर एक सेक्शन बना होता है प्रीव्यू, जहाँ पर हम वहीं की वहीं उसी डायलॉग बॉक्स में पेपर में किए गए बदलाव को देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट, अदर डॉक्यूमेंट और इंसर्ट कमांड आपके पेज सेटअप में होती नहीं है, तो आंसर हो जाएगा प्रीव्यू। तो हर डायलॉग बॉक्स में एक सेक्शन बना होता है जिसका मतलब क्या है कि आप जो भी कमांड अप्लाई कर रहे हैं उसके असर को देख पाएँ। याद रखिए, पेपर में पूछने सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। तो MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट पेज पर कौन सी मार्जिन स्टाइल ऊपर व नीचे 1 इंच खाली जगह रहती है तथा शेष दोनों जगहों पर 2 इंच जगह छोड़ी जाती है। तो टॉप और बॉटम पर क्या है 1 इंच, लेकिन अगर हम बात करें लेफ्ट और राइट में कितनी है 2 इंच। तो यहाँ पर बात की जा रही है हमारी किसकी, नॉर्मल की, मॉडरेट की, नैरो की और वाइड की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि जनरली अब क्या होता है कि ऊपर नीचे दाएँ बाएँ 1 इंच मार्जिन छोड़ा जाता है, ठीक है, 1 इंच वो होता है नॉर्मल। अब बात की जाए कि भाई 2 इंच कब छोड़ दें, जब हम दुगना कर दें, वाइड कर दें, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, वाइड। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। MS वर्ड में यदि केवल पहली लाइन में ही इंडेंट देना है, तो हम केवल पहली लाइन में इंडेंट दे रहे हैं तो हम क्या करें, कर्सर को पहली लाइन की शुरुआत में रखें और बैकस्पेस दबाएं। कर्सर को पहली लाइन की शुरुआत में रखें व टैब दबाएं। कर्सर को पैराग्राफ की शुरुआत में रखें व एंटर दबाएं और कर्सर को पेज की शुरुआत में रखें व इंसर्ट की दबाएं। तो दोस्तों पहला हम देखते हैं कि कर्सर को पहली लाइन की शुरुआत में रखा और बैकस्पेस दबा दिया, तो बैकस्पेस दबाने पर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर मिट जाएंगे, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा, कर्सर को पहली लाइन की शुरुआत में लिखा और टैब दबाएं, तो टैब दबाने पर स्पेस छूट जाएगा, तो ये इंडेंट है। और हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट लाइन इंडेंट, पहली लाइन इंडेंट मतलब फर्स्ट लाइन इंडेंट की शॉर्ट की टैब है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम सी और डी भी देख लेते हैं। तो सी में क्या हो जाएगा, इंटर दबाने से एक नया पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा, मतलब इंटर दबाने पर वहीं इंसर्ट का इस्तेमाल होता है टेक्स्ट को या फिर सिलेक्टेड कंटेंट को एडिट करने के लिए। तो चलिए अगला देखेंगे। MS वर्ड में कैरेक्टर स्पेसिंग या लेटर स्पेसिंग का अर्थ है
यह आसन वर्णों के बीच मानक दूरी को संदर्भित करता है। यह वाक्यों के बीच के स्पेस को संदर्भित करता है। यह स्पेस के उपयोग के लिए एक परिपाटी को संदर्भित करता है। यह आधार रेखा के बीच की दूरी को संदर्भित करता है। तो इंपॉर्टेंट क्या कैरेक्टर स्पेसिंग है। तो कैरेक्टर स्पेसिंग हमेशा क्या होगा, वर्णों के बारे में बात किया रहेगा। तो वर्णों का जिक्र कहाँ किया गया है, केवल पहले ऑप्शन में किया गया है। तो कभी कभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ये बात करनी कि ऊपर क्या बोला हुआ और उससे संबंधित शब्द कहाँ हैं, नीचे दिए हुए हैं। तो CPCT का पेपर का है और ये मेरा बहुत अच्छा लॉजिक है कि आपको जब भी सवाल समझ में नहीं आए तो आप ये देखिए कि जो सवाल में पूछा गया है उससे जुड़ी हुई बातें किस ऑप्शन में हैं। मतलब अगर आपको आंसर नहीं भी पता तब भी आप यही करिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पिवोट टेबल में डैश की सहायता से हम केवल एक आइटम का चयन करने के बजाय कई आइटमों का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या बोला गया है कि पिवोट टेबल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे एक सेक्शन खुल के आ जाता है, जहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, फील्ड का चुनाव करते हैं कि भाई कौन कौन सी फील्ड है जिनको हमें पिवोट टेबल में शो करना है, और इसे बोलते हैं रिपोर्ट फिल्टर। क्या कहते हैं, रिपोर्ट फिल्टर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर यही पूछा है कि पिवोट टेबल में डैश की सहायता से हम केवल एक आइटम का बजाय कई आइटमों का चयन कर सकते हैं। मतलब पिवोट टेबल में हम कौन कौन सी फील्ड देखना चाहते हैं, यही तो बोला गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगला देखते हैं। यदि आप MS वर्ड में वर्तमान और पूर्ववर्ती पैराग्राफों के बीच स्पेसिंग को हटाना चाहते हैं तो आप निम्न में से किस कुंजी संयोजन का प्रयोग करेंगे। तो पैराग्राफ स्पेसिंग को हटाने का सिंपल सी शॉर्टकट की होती है Ctrl+0। क्या होती है, Ctrl+0। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। MS पावर पॉइंट में डैश व्यू प्रदर्शित करता है कि नोट्स के साथ प्रिंट होने पर आपकी प्रस्तुति कैसे दिखेगी, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर व नोट्स पेज। तो क्या बोला हुआ है, नोट्स के साथ प्रिंट होने पर प्रस्तुति, मतलब नोट्स के साथ स्लाइड प्रिंट करना है। नॉर्मली स्लाइड होती हैं लेकिन इसके साथ क्या प्रिंट कर रहे हैं, नोट्स भी। तो नोट्स को भी देखना है। तो अगर MS पावर पॉइंट में नोट्स को भी देखना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं नोट्स पेज व्यू। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा नोट्स पेज व्यू। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्सेल का कौन सा फंक्शन आपको वर्तमान तिथि और समय आउटपुट के रूप में देगा, करंट, नाउ, डे और डेट टाइम। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि वर्तमान तिथि और समय के बारे में बात की जाए तो हमेशा आंसर होता है नाउ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा नाउ। चलिए अगला देखेंगे। तो डैश और H323 दो मुख्य प्रोटोकॉल हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक स्थापित करने हेतु सिग्नलिंग कंट्रोल उपलब्ध कराने के लिए विकसित हुए हैं। तो सिंपली क्या है, सेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सेशन इंटरनेट पैरामीटर, सेशन इंटरनेट और सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। तो सवाल क्या बोला हुआ है कि भाई क्या है, वीडियो। तो देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब वीडियो कॉलिंग से, तो वीडियो कॉलिंग से संबंधित प्रोटोकॉल होता है हमारा क्या, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। तो यहाँ पर आंसर है हमारा डी। चलिए अगला देखते हैं। डैश वह पद्धति है जिसका प्रयोग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाता है जिससे उपयोगकर्ता निर्बाध रूप से बिना रुके वीडियो को देख पाते हैं। स्ट्रीमिंग, बफरिंग, रनिंग और मिररिंग। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, वीडियो प्ले करते हैं तो वीडियो हमारा क्या होता है, बिना रुके चल पा रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ हिस्सा पहले ही डाउनलोड कर लेते हैं और उसे बोलते हैं बफरिंग। क्या बोलते हैं, बफरिंग। अब बफरिंग हम नॉर्मली समझते हैं कि भाई रुकना, लेकिन बफरिंग का यूज़ होता है वीडियो आप बिना प्ले के, मतलब अगर आपका नेट बंद हो जाए तभी कुछ समय तक वीडियो चलता रहता है, क्योंकि वो पहले से ही लोड हो रखा है। तो कभी भी आप वीडियो देखना तो आप क्या देखोगे कि रेड लाइन के साथ एक व्हाइट लाइन भी चलती है, जो क्या दिखाती है कि इतना वीडियो आप आगे से डाउनलोड करते हुए चल रहा है। जैसे क्या हो कि नेट में उतार चढ़ाव आए तब भी आपकी वीडियो प्रॉपर चलती रहे। तो ये चीज़ कहलाती है बफरिंग। तो चलिए दोस्तों अब देखें हमारा लास्ट क्वेश्चन। डैश वह तकनीक है जिसका प्रयोग डाटा स्ट्रीम में एरर चेकिंग के लिए होता है, पैरिटी, स्टेटलेस, बफरिंग और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना कि डाटा स्ट्रीम में एरर चेकिंग के लिए हमेशा इस्तेमाल होता है पैरिटी बिट का, या फिर पैरिटी बिट का इस्तेमाल क्या होता है, एरर चेकिंग के लिए। कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इस तरह से नहीं आएगा तो क्या आएगा, पैरिटी बिट का प्रयोग होता है। तो आंसर आपका लगाओगे एरर चेकिंग। अब पैरिटी बिट क्या है ये फिर हम कभी वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पैरिटी। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा मॉक टेस्ट 3 कंप्लीट। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको और कोई समस्या आ रही है जो उसके बारे में आपको कहीं पे भी कोई वीडियो नहीं मिल रहा तो आप मुझे बता सकते हैं, जिसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जा सके एग्ज़ाम से पहले। तो जल्दी से सारा वीडियो देख लीजिए और कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इन तीनों कुछ वीडियोस को देख लेंगे, मेरे सारी वीडियोस देख लेंगे, तो आपका पेपर काफ़ी अच्छे जाने की संभावना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।